मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे और हम बात कर रहे थे भारत की जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है, और उन कृषि के अंदर हमने कृषि के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज हम भारत में जो जैविक कृषि है वो जैविक कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी जैविक कृषि की जाती है। आज हम सिर्फ इसके अंदर हम गेहूँ और चावल की फसल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारत में जैविक कृषि। देखिएगा, भारत में भारत में लगभग 7.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है। यानी कि भारत में जितना क्षेत्रफल है उसमें 7.23 लाख हेक्टेयर पर जैविक कृषि की जाती है। और देखें, एग्जाम्पल देखें तो जैसे महाराष्ट्र, मेघालय और मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्या करते हैं, हम जैविक कृषि करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की जो फसल है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, विश्व में गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। यानी कि सबसे पहले जो प्रथम स्थान आता है गेहूं के अंदर जो प्रोडक्शन का यानी कि उत्पादन का, वो चाइना होता है ना। और द्वितीय स्थान पर आपका किसका आता है, हमारे इंडिया का आता है। यानी कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चाइना, और सेकंड नंबर हमारे भारत का आता है। ठीक है, और देखिए तो चावल के बाद ये देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यानी कि जो खाद्यान्न की अगर बात करें, खाद्यान्न में पहला स्थान चावल, ठीक है, और दूसरा स्थान हमारे गेहूं का आता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे भारत में सर्वाधिक लोग क्या खाते हैं, खाद्यान्न के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं, और गेहूं का दूसरा स्थान यानी दूसरे नंबर गेहूं का। ठीक है, अगर देखिए हमारे उत्तर पूर्वी भारत के अंदर सर्वाधिक चावल को एक खाने के रूप में लिया जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें उत्तर पश्चिमी भारत या दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर हम सर्वाधिक गेहूं की बात करते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल राजस्थान की अगर बात करें तो हम जो गेहूं को क्या करते हैं, खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, विश्व का लगभग 11.7% भारत में से प्राप्त होता है। यानी कि देखें तो जो गेहूं के उत्पादन की अगर बात करें तो विश्व के संदर्भ देखें तो 11.7% भारत से प्राप्त होता है। कहाँ, गेहूं, यानी कि 11.7% भारत में विश्व के संदर्भ में प्रोडक्शन इसका होता है। ओके, बात करते हैं आगे की। देखिएगा, देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भूभाग, यानी कि देश की जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसमें उसके 10% भूभाग पर और कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यानी कि अगर कृषि योग्य भूमि जितनी हमारे भारत में है उसमें 10% खेती, 10% जो भूमि उस पर तो हम क्या करते हैं, गेहूं की फसल लेते हैं, और जो कुल बोया गया जो क्षेत्र होता है उसमें 13% भाग पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। किसकी, गेहूं की। ओके, देखते हैं, बात करते हैं। हरित कृषि का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की कृषि पर पड़ता है, आपको पता है। यानी कि 1966 और 67 में हमारी प्रथम जो क्या हुई थी, जो हरित क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति का जो हमारे भारत में कहने का मतलब जन्मदाता है वो है स्वामीनाथन आनंद। कौन है, स्वामीनाथन आनंद, इसको भी ध्यान रखिए, स्वामीनाथन आनंद। ओके ओके स्टूडेंट, ये स्वामीनाथन आनंद थे जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस पर जो प्रोडक्शन हुआ है, किस पर, फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है। अब देखिएगा, हरित क्रांति का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन में अचानक वृद्धि होना, ग्रोथ हो जाना। क्यों, क्योंकि इसमें उन्नत प्रकार के किस्म के बीज है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और जो सिंचाई के लिए अच्छे टेक्निकल जो सिंचाई सिस्टम होते हैं उनकी, जैसे फव्वारा सिस्टम प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, इसके माध्यम से क्या होता है कि सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं की फसल पर पड़ा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब आज हम इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भौतिक दशाएं होती है, यानी कि गेहूं की फसल के लिए क्या क्या भौतिक दशाएं होती है। जैसे आप तापमान ले लीजिए, वर्षा ले लीजिए, आर्द्रता ले लीजिए। ठीक है, और भी अनेक जो दशा, उन दशाओं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक दशाओं में हम तापमान यानी कि टेम्परेचर की बात अगर करें तो देखिएगा, टेम्परेचर में देखिएगा, यानी कि जो गेहूं की फसल है
वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, सबसे इम्पोर्टेंट। यानी कि गेहूँ की फसल कैसी है, शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत प्लस उष्ण, ओके, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। देखिएगा ये जो गेहूं की जो फसल है अक्टूबर और नवंबर से मार्च के मध्य उत्पादन होता है, यानी इसका प्रोडक्शन होता है अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से मार्च के मध्य इसका उत्पादन होता है। साथ ही देखिएगा बोते समय इसका जो तापमान है यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होना चाहिए। बढ़ते समय यानी कि जब ये पौधा ग्रोथ करता है उस वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और इसकी काटते समय जब इसकी फसल पूरी काट ली जाती है, काटते काटते वक्त इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं। देखिएगा गेहूं की फसल के लिए कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। पहले तो हम बात करते हैं कि सर्दियों में माउंट होना जरूरी है। देखिएगा जो सर्दियों में जो माउंट होना यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है, जैसे पश्चिमी विक्षोभ की बात करें कि जैसे यह आपका ये पश्चिम वाला उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। यहाँ से पछुआ पवनों के माध्यम से क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। और ये मावट होती है वो डियर स्टूडेंट गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यानी कि इससे जब सर्दियों में बारिश हो जाती है, मावट हो जाती है, तो प्रोडक्शन होता है कितना, यानी कि 50%, यानी कि दुगना प्रोडक्शन हो जाता है। अगर हम आदर्श वर्षा की बात करें तो देखिए आदर्श वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर इसकी बारिश होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो मिट्टी यानी कि मृदा की आवश्यकता है, ठीक है। मृदा कैसी होनी चाहिए। देखिएगा वैसे तो मृदा होनी चाहिए जो जलोढ़ मृदा, वैसे जलोढ़ को हम कहेंगे दोमट भी कह सकते हैं, बलुई मृदा भी कह सकते हैं। साथ ही इसमें जो ब्लैक सॉइल है यानी कि काली मृदा है, काली मृदा बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। जैसे काली मृदा जो ब्लैक सॉइल है यानी कि काली मृदा के अंदर सर्वाधिक किस फसल का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कपास का प्रोडक्शन उसको इसलिए कपासी मृदा भी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं, यानी कि धरातल की अगर बात करें तो धरातल कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा धरातल समतल धरातल होना चाहिए, बिल्कुल सपाट धरातल होना चाहिए। यहाँ कृषि यंत्रों का प्रयोग आसानी से हो सकता है। देखिएगा जो धरातल की स्थिति होती है बिल्कुल समतल होनी चाहिए, ठीक है। समतल होने से क्या होता है कि जो भी कृषि के यंत्र होते हैं उनका प्रयोग अच्छी तरीके से आसानी से किया जा सकता है। अगर देखें तो जैसे उच्चावचता की स्थिति अगर होती है तो वहाँ पर हम जैसे कृषि यंत्रों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है, और प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब है कि आसानी से किया जा सकता है अगर हमारी जो भूमि समतल हो, ठीक है। तो कृषि यंत्रों का प्रयोग अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। देखिएगा अगला है आपका जो श्रम है यानी कि जो मजदूरी है, मेहनत है, उसकी बात अगर करें तो विभिन्न कार्यों के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि निराई गुड़ाई है, कटाई है, सिंचाई है, उसके लिए जो श्रम होते हैं वो कैसे, यानी कि जो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो बात हो गई। अब देखिए इसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग हम करते हैं। देखिएगा गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम तो एक तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग लेते हैं, जैविक जो गोबर खाद है और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हम ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो जैविक खाद है, कंपोस्ट खाद है और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं और उन्नत किस्म के बीजों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं इसके उत्पादन और वितरण की अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि जैसे इसका उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूट यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूट की बात अगर करें, वितरण की बात करें तो देखिएगा भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन आपके यूपी के अंदर होता है, फिर दूसरे नंबर पंजाब के अंदर और थर्ड नंबर पे आपके हरियाणा में होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भारत में गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से जो सतलज, यमुना और ऊपरी जो गंगा का जो मैदान है वहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कि जो गंगा है, गंगा का मैदान है और यमुना और सतलज ये क्या करते हैं, जलोढ़ मृदा बहा कर लेके आती है और मैदानी क्षेत्रों पर क्या जमा कर देती है। इससे क्या होता है कि उसमें जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए देखिएगा यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ओके, किसका, गेहूं का उत्पादन।
आगे बात करें, अब एक ये विशेष बात देख लेते हैं कि जो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है उसको होता है ट्रिटिकम सटाइव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ट्रिटिकम सटाइव इसका क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है। देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग है, ये अमेरिकी जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने गेहूं की प्रजाति की एक किस्म का आविष्कार किया, यानी कि गेहूं का विकास कहाँ किया, मैक्सिको में। आपको पता है उत्तरी अमेरिका का एक मैक्सिको खाड़ी भी और मैक्सिको देश है, तो वहाँ पर इस नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की प्रजाति का विकास मैक्सिको में उन्होंने किया था। कहाँ, अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे। ठीक है तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये जो टॉपिक फर्स्ट वाला, यानी कि गेहूं के उत्पादन का। ठीक है, तो आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी जो फसल है उसकी, चावल की बात अपने करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जैसे हम गेहूं की फसल के बारे में अपने पढ़ा था, वैसे चावल की बात करें। देखिएगा, चावल है, चावल भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है, पौधा है। ये भारत की मानसूनी जलवायु में इतनी अच्छी कृषि की जाती है, यानी कि जो मानसूनी भारत की जो मानसूनी जलवायु है उसके अंदर इसका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी आपको पता है इस वक्त मानसून का दौर है, तो बारिश बहुत बढ़िया हो रही है, तो इस वक्त क्या होता है, चावल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बात करें, चावल हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल। मैंने अभी कहा कि प्रथम स्थान तो आपका चावल का आता है, चावल का, और जो द्वितीय स्थान आपका किसका आता है, यानी कि गेहूं का आता है। तो चावल हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, देखिएगा, देश में सकल बोई गई, यानी कि देश में सकल बोई गई ये भूमि में 23% क्षेत्र पर और खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, ये भी बात हो गई, यानी कि सकल बोए गए क्षेत्र के तहत 23%, और अगर खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का देखें तो 47% चावल की कृषि की जाती है। देखिएगा, आगे बात करें तो इसका जो कहने का मतलब है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है किसका, चावल का, तो देखिए ओराइजा सटाइवा। ठीक है, क्या है, ओराइजा और सटाइवा, इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी भौगोलिक दशाओं की बात अगर करें, तो आपको पता है मैंने गेहूं की जो भौगोलिक दशा हमने बता दी, वैसे इसकी दशाओं की बात अपन करते हैं। तो देखिए, भौगोलिक दशा है, सबसे पहले टेम्परेचर की बात अगर करें, पहली बात तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, और इसके बोते समय इसका जो तापमान होना चाहिए चावल का, वो 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगर देखें पकते समय की, यानी कि जब चावल की फसल पक जाती है तो उस पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे हम इसके रेन, यानी कि बारिश की अगर बात करें, तो बारिश की बात अगर करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर देखें जो खेत होता है उसमें 75 डेज तक इसमें जो पौधा है, यानी कि जो चावल का पौधा है उसमें पानी भरा रहना, यानी खेत में 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। ये भी बहुत ही फैक्ट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम मृदा की बात अगर करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि चावल की कृषि के लिए जलोढ़ चिकनी मृदा की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखिएगा, जो जलोढ़ जो मृदा है जलोढ़ मृदा है उसकी बात करें, क्योंकि ये विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका पौधा उसका उत्पादन होता है चावल का, जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों और तटीय भागों में मिलती है। तो ये जो आपको जलोढ़ मृदा है, नदियाँ डेल्टा बनाती है, और साथ ही जो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उन वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिट्टी का अलग से ही एक आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, हम धरातल की बात अगर करें, जिस तरह हमें समतल धरातल की आवश्यकता पड़ती है गेहूं में, तो इसके अंदर भी क्या होता है, यानी कि जो चावल की कृषि के लिए धरातल समतल होना चाहिए। पहाड़ों में अगर हम खेती करते हैं तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं, यानी कि सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। ठीक है, ऐसे सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं आप पहाड़ों के अंदर। तो देखिए, समतल भागों में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। अगर आप चावल की खेती का पहाड़ों में करते हो तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। जैसे आपको पता है हमारा जो भारत का उत्तर और पूर्वी भाग है, वहाँ पर पहाड़ पर्वत बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। अगर हम श्रमिकों की बात अगर करें, तो श्रमिकों के अंदर चावल की खेत तैयार करने
करने, ठीक है, चावल के खेत तैयार करने, पौधे लगाने, फसल काटने हेतु सस्ते श्रमिकों की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं खाद की बात अगर करें तो खाद की बात अगर गोबर खाद होती है, हड्डियों की खाद होती है, ठीक है, और अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट इन सभी जो खाद होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, यानी कि गोबर खाद, ठीक है, हड्डियों की खाद और अमोनिया सल्फेट और नाइट्रेट खाद की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखिएगा जो भारत के अंदर जो चावल की जो किस्म है, चावल की किस्म कितनी होती है, 3 प्रकार की किस्म होती है, ठीक है। देखिएगा यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से 3 किस्मों की उत्पादन किया जाता है, यानी इसको चावल को हम क्या कहते हैं, धान भी कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, यानी भारत में पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु प्रमुख रूप से 3 किस्मों की धान का उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ओस, अमन और बोरो, ठीक है। ओस जो होती है वो शरद ऋतु में, अमन शीत ऋतु में और बोरो जो किस्म होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये 3 प्रकार की किस्म है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चावल है, चावल की जो फसल है हम यानी कि 12 महीने तक हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे अगर बात करें तो हम इसके उत्पादन यानी प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, देखिएगा प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे 3 ऐसे राज्य जहां पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश का आता है, थर्ड नंबर आपके आंध्र प्रदेश का आता है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादन चाइना का, फिर हमारे दूसरे स्थान किसका आता है, हमारा इंडिया का आता है, ठीक है। अगर हम चावल को ज़्यादा धोने, अगर हम चावल को अगर हम ज़्यादा धो देते हैं तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक थाइमिन होता है। थाइमिन कौन सा, B1 होता है, ये थाइमिन होता है। ये थाइमिन क्या हो जाता है, धोने पर ये नष्ट हो जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिएगा गोल्डन धान एक प्रकार की चावल की किस्म है जिसमें विटामिन ए अधिक पाया जाता है, यानी कि गोल्डन धान होता है गोल्डन धान यानी कि एक किस्म होती है गोल्डन धान, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि इसमें विटामिन क्या होता है, ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये विटामिन ए होता है, किस किस्म होता है, गोल्डन धान में होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, और साथ ही लगातार आप अपने जो चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर कल हम मिलते हैं, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि कपास के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।